जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि विद्वत जनों से हमने एक बार आग्रह किया और उन्होंने सहज स्वीकार किया हमारे इस आग्रह को और अपना बहुमूल्य समय हमें निकाल कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस विषय पर मंथन करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी को सुनकर हम अनुग्रहित होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आज इस अवसर पर हम जिन विशेषज्ञ वक्ताओं को सुनेंगे, उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे श्री गोविंद ठाकरे जी। आप स्थानीय संपादक हैं पत्रिका जबलपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ वक्ता के रूप में डॉक्टर आरती तिवारी जी, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, प्राचार्य शासकीय लाहिड़ी पीजी कॉलेज चिरमिरी कोरिया। डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय दुधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। हमारे साथ एक लेखक और संस्थापक श्री जिनेन्द्र पारख जी भी जुड़े हुए हैं, जो विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य रखेंगे विषय पर प्रकाश डालने के लिए। और आज के इस वेबिनार की रूपरेखा तैयार करने वाले डॉक्टर विकेश त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए। जैसा कि कहा गया है अतिथि देवो भव, तो हमारे अतिथियों के स्वागत के साथ ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विकेश त्रिपाठी जी को। जी, सभी को नमस्कार। मुझे लग रहा है कि मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं और पहले तो मैं सबका जो है स्वागत करना चाहूँगा। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स पे आऊँ इससे पहले छत्तीसगढ़ में अगर कोई प्रोग्राम की शुरुआत मैं करता हूँ या बोलता हूँ तो यकीन मानिए मैं काफ़ी कम समय के लिए रहा छत्तीसगढ़ में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अब प्राध्यापक हूँ, लेकिन मेरे एकेडमिक कैरियर की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ से होती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड मिला था दिल्ली विश्वविद्यालय को ज्वाइन करने का। तो मैंने वो 2 महीने का पूरा पीरियड यूज किया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ को छोड़ना नहीं चाहता था। मन में एक अलग तरह की मतलब परिस्थिति थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट माना और मैं हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में था। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग रायपुर से या नया रायपुर पहले कहा जाता था, अब तो अटल नगर कहा जाता है, तो जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग देखते हैं कितना सिस्टमेटिक वे में एक नया शहर बनाया गया है। और मैं सिर्फ नया रायपुर की बात नहीं करता हूँ, आसपास के काफ़ी पुराना शहर है रायपुर। सो आज भी याद आता है, तेलीबांधा याद आता है, कालीबाड़ी याद आती है आपकी, और बहुत कुछ याद आता है। तो प्रयासरत था कि हर महीने एक मैं कहना चाहता हूं कि एक आज भी विशेष लगाव है छत्तीसगढ़ से। और ये सिर्फ इसी नाते नहीं है, कुछ आज भी जिले हैं जहाँ मेरी अपनी रिश्तेदारियां हैं। सरगुजा है, अंबिकापुर है, और लगभग हर छोटे बड़े शहरों में मैंने प्रयास किया कि जानूं छत्तीसगढ़ को, समझूं छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ भाषा जो दिवस था उस दिन मेरा एक आलेख भी आया था और उस पर मुझे पुरस्कार भी मिला, जो है छत्तीसगढ़ भाषा को लेके। जहाँ तक हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ की भाषा का संबंध मैं देखता हूँ, मैं दोनों भाषाओं को एक दूसरे का की बहन मानता हूँ। और मैं इस एक कहावत होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो एक तो ये बात रही भाषा को लेके। और मैं विधि का प्राध्यापक हूँ, तो बताता चलूँ आपको कि छत्तीसगढ़ में जो है एक छत्तीसगढ़ भाषा दिवस भी मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के जितने भी लेजिस्लेशंस पास होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं विधायिका के द्वारा, वो सारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी ट्रांसलेट होते हैं। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो कि बिलासपुर में स्थित है, वहाँ भी एक आदेश के तहत उसके जितने भी ये जजमेंट्स और ऑर्डर आते हैं वो जो है संस्कृत हिंदी भाषा में ट्रांसलेट होके वो अपलोड होते हैं। तो ये कुछ बातें रही ला से। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आना चाहूंगा इस कार्यक्रम की रूपरेखा के। तो मैंने बताया इसके पहले 2017 से ही ये छत्तीसगढ़ अकादमी तमाम रूपों में छोटे मोटे कार्यक्रमों के साथ आपस में इंटरेक्शन के साथ काम कर रही है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बौद्धिक मंच है, जहाँ पे हम विचार विमर्श करते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेके। खास करके
जो हमारा छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल आर्ट है, कल्चर है, लोक साहित्य है, संगीत है, उसमें बस्तर आर्ट को आप कह सकते हैं, और तमाम सारी चीजें हैं, पांडवानी जो गायन है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बात होगी। तमाम विद्वत हैं आज, बहुत कुछ उद्देश्य भी इस तरह का है। मैं देख सकता हूँ जो है हमारे आमंत्रित अतिथियों को, और मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा जो है दुबे मैम को, इस तरह के एक अच्छे पैनल को। मैं देख सकता हूँ गोविंद ठाकरे सर को स्क्रीन पे, मैं देख सकता हूँ प्रीति शर्मा मैडम को, और मैं देख सकता हूँ आरती तिवारी मैम को। आप सब लोग अपने अपने जो है विषय में कार्यरत हैं, एक सम्मानित पदों पे कार्यरत हैं, आपका एक अपना अनुभव है। आज ये अच्छी बात होगी हमारे व्यूवर्स के लिए आपको सुनने का। एक तो ये बात, दूसरी चीज की ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसको डालेंगे, जिसके अच्छे खासे व्यूअर्स हैं। तो व्यक्तिगत व्यस्तताओं के नाते कुछ हमारे अतिथि अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं ज्वाइन करने के, तो ये संख्या बढ़ेगी। और मैं आग्रह करूंगा जो है वो हर उस बौद्धिक व्यक्तित्व से जो कि किसी भी ना किसी मायने में छत्तीसगढ़ से जुड़ा रहा है, हमारे इस मूवमेंट को ज्वाइन करे, इस पूरे छत्तीसगढ़ एकेडमी सोसाइटी को एक थिंक टैंक के रूप में, जो कि छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के बौद्धिक क्रियाएं, तमाम तरह के इवेंट्स, वेबिनार आयोजित करके, और उद्देश्य जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ के जो रियल आर्ट है, जो रियल कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको आगे आना, और सिर्फ वो रायपुर तक ही नहीं, बिलासपुर तक ही नहीं, उसको आगे भारत के स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे ले आना, वो एक नया मंच प्रोवाइड कराना, इस तरह के तमाम उद्देश्य हैं हमारे। इसमें काफी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, और इसके अलावा लेखकों का, पत्रकारों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। और आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष भी महसूस हो रहा है कि काफी गंभीर लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है इस कार्यक्रम में। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय हमारा सबका सीमित है, और एक औपचारिक स्वागत के लिए मैं मुझे लगता है कि अपने जो है छत्तीसगढ़ जो है एकेडमिक परिवार की तरफ से, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, स्वागत के क्रम में प्रीति शर्मा मैडम का। मैडम जो कि रायपुर में ही एक प्रतिष्ठित कॉलेज में जो है आप प्राध्यापिका हैं, और मैडम को पहले जानने का अवसर, मैम मुझे आपकी एक पीएचडी स्टूडेंट से आपको जानने का जो है, मेरे कलीग हैं डॉक्टर पांडा जी एचएनएलयू में, उनकी वाइफ आपके यहाँ शोध कर रही थी, तो उनके माध्यम से आपके बारे में जाना, आपको सुना। तो उस समय से मैम आपको सुनता रहा हूँ, और आज लगता है कि हम लोग सुनेंगे। आपके पास समय भी होगा, आपकी व्यस्तताएं रहती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा परिवार जो है आपका आभारी है। और इसको मैं आग्रह करूंगा कि हम एक परिवार के रूप में ही देखें। तो समाज तो एक नाम दिया गया है, तो इसको परिवार के रूप में ही देखें अपन, और जो है इसको हमें ही पुष्पित पल्लवित करना है। तो इस उम्मीद के साथ आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम से हमसे जुड़ी, इसके लिए आपको प्रणाम। इसके बाद मैं इसी क्रम में देखता हूँ आरती तिवारी मैम को, जो कि अभी चर्चा हो रही थी आप लोगों की, और मैम से मुझे जो है जुड़ने का मौका मिला रजनी सेठिया मैम के माध्यम से। आपके विद्यालय में अभी एक मेरा जो है व्याख्यान भी हुआ, वो पेटेंट को लेके था, उसमें हमारे साथ थे हमारे अग्रज जो अभी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, श्री सागर जी, वो भी हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में एक श्रोता के रूप में। इसी क्रम में जितने भी लोग हैं आप बताते चले आपको, जो आज वक्ता हैं कल वो श्रोता हो, और इस तरह से एक गंभीर चर्चा हो छत्तीसगढ़ को लेके, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेके, छत्तीसगढ़ के लोक कलाओं को लेके, छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे खासे अधिवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक मंच पे लाया जाए और एक गंभीर बहस हो। और उद्देश्य एकमात्र है कि जो है वो हर तरीके से किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो है का एक प्रमोशन हो, हमारी भाषा का। और देखिए, एक इसका ये उद्देश्य नहीं है कि और भाषाओं के प्रति या और राज्यों के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना है या हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी कोई बात है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कुछ जो भावनात्मक लोग जो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के कल्चर से, जिन्हें रहने का मौका मिला, जो समझते हैं उसको जीते हैं, उनके एक्सप्रेशन आए, ये है। तो आरती मैम, आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करते हुए आपको स्वागत करूंगा। आपको सुना था कार्यक्रम में, और आज मुझे लगता है पुनः आप, वो एक फॉर्मल प्रोग्राम था जहां मैं वक्ता था और आप आयोजक थी, और आज मुझे लगता है कि
आपको सुनने का मौका मिलेगा। आरती मैम, मुझे पता है आपकी व्यस्तता, और आपका वास्तव में ये पूरा परिवार जो है धन्यवाद ज्ञापन करता है। आप 7 दिनों का जो है 7 दिवसीय जो है कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है। बात हुई कल आपसे तो आपने बताया, लेकिन मैं मतलब पूरे परिवार की तरफ से एक आपका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपने हम लोगों का मान रखा, सम्मान रखा, और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए। इसके बाद मैं आऊंगा गोविंद ठाकरे सर पे। सर, आप एक जो है स्थापित लेखक हैं, रायपुर शहरों में तमाम तरह के लेख आलेख पढ़ने को मिलते रहते हैं। मैम के द्वारा ही आपके बारे में मुझे जानकारी मिली, और मुझे लगता है कि एक ये अच्छा संयोग होगा आज आपको जानने का और आपको सुनने का। और सुना तो आपके बारे में काफी था, आज आपके मुंह से आपको सुनेंगे, और लेखनी के बारे में आपके सुना है तो जानेंगे आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका स्वागत, आपको प्रणाम। मैं जिनेंद्र पारेख जी को देखना चाहूंगा स्क्रीन पे। जिनेंद्र जी, आप अपने आप को अपनी स्क्रीन ऑन करें। आप मीटिंग में तो दिख रहे हैं लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। जिनेंद्र, यस। तो जिनेंद्र, स्वागत है आपका। बताते चले, आपको बड़ा हर्ष होता है। पहले तो मैं अपना और जिनेंद्र जी का जो हमारा इंटरेक्शन है, जिनेंद्र हमारे छात्र भी रहे हैं और एक तरह से ये हमारे शिक्षक भी रहे हैं, आपको बताऊं, क्योंकि मैं अपने हर छात्र को शिक्षक के रूप में देखता हूं। और ये मुझे याद आता है कि जिनेंद्र का और मेरा एक लेख आलेख को लेके, ये किसी आलेख को लिख रहे थे छात्र के रूप में। तो पहली बार इनका, ये मेरे छात्र मतलब इस तरह से नहीं थे कि मैं इनकी सेक्शन में पढ़ाता था, लेकिन हिदायतुल्लाह में ही आप विधि के छात्र थे, तो इस तरह से हुआ। फिर ये मेरे छात्र भी रहे, और मैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने आप छात्रों से सीखते हैं। एक आपको बता दें, एक तो एक विधि के रूप में जो एक हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी से आप छात्र रहे, इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ छोड़ने के बाद अगर कुछ एक अपने छात्रों को मैं, मतलब सारे ही छात्र प्रिय होते हैं एक शिक्षक के लिए, लेकिन अच्छा लगता है जिन्हें देख के। सब बने बने एक कार्यक्रम काफी अच्छी तरीके से आपने शुरुआत की, काफी प्रभावित किया हम सबों को। वो मुझे लगता है कि वो एक छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक ही प्रोग्राम होता था। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि उस तरह के प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाएं। और अभी जिनेंद्र जी कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के कई सारे गंभीर प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को और इसकी कलाओं को बढ़ाने का। इसके अतिरिक्त जिनेंद्र जी खुद एक अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनसे बातें होती रहती हैं। कल कार्यक्रम के सिलसिले में आमंत्रण की इनसे बात हुई, तो बड़ा जिसे कहा जाता है कि एक शिक्षक का मन गदगद हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा। इन्हीं के बैच के कुछ और सारे जो छात्राएं हैं, जो काफी अच्छा आज के डेट में, क्योंकि आपको बताते चले हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऐसी, इसकी तरह से और तमाम शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको भी जोड़ेंगे हम, उनके भी छात्रों को जोड़ेंगे कि 5 साल तक विधि के तमाम शहरों से, तमाम राज्यों से विधि के छात्र आते हैं और एक परिवार की तरह हॉस्टल में रहते हैं। और 5 साल बाद वो जाते जाते लड़ते झगड़ते रूठते मनाते, वो फिर एक भावनात्मक तरीके से विदाई होती है उनकी। जिन्हें चीजें मैं चाहूंगा कि उस अनुभव पे भी आज बोलेंगे, क्योंकि आज ये कोई सिर्फ भाषा को लेके प्रोग्राम नहीं है। बात करेंगे, अभी छत्तीसगढ़ भाषा दिवस आ रहा है, उस पे भाषाओं पे भी बात होगी। तो आज एक मैं सबसे कहूंगा कि बात कुछ ऐसी हो जो लिखा पढ़ी वाली ना हो, कि हम लिख के तैयार करके आए और कुछ बोले। बात जो दिल से निकले और अपनों के बीच में हो, और इससे एक मैसेज जाए, कुछ इस तरह के आग्रह के साथ मैं स्वागत करूंगा जिनेंद्र जी का। और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि मैं सारे अपने जो हमारे श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ, मैं देख सकता हूं कि हरगोविंद राम त्रिपाठी जी जुड़े हैं हमारे साथ। रीवा में आप प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट एचओडी हैं जो है पीजी डिपार्टमेंट के, हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद मिश्रा जी मिर्जापुर से, आप वहां पे संस्कृत डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से तमाम और लोगों को मैं देख सकता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको मेरा प्रणाम, मेरा स्वागत है सबका। अपूर्वा जी दिख रही हैं मुझे, आलोक शुक्ला जी दिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। मेघा जी दिख रही हैं, प्रीति शर्मा मैम के बारे में चर्चा हुई, शैलेश त्रिपाठी जी दिख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जल्द ही हमें और लोग स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए, मैं डॉक्टर विकेश राम त्रिपाठी आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा आकांक्षा दुबे मैम को कार्यक्रम के संचालन के लिए।
और मुझे लगता है कि अपना वक्तव्य धन्यवाद ज्ञापन के साथ दूंगा मैम। तो उसी क्रम में जिस भी क्रम में आप उचित समझें जो है अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद सर। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है आप सभी का हमारे मेहमान। रोली तिलक थाल में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को श्रीमान की भेंट दुशाला उठाए। और आज अपने मुखर वृंद से ही मैं आप तक अपने स्वागत के पुष्प चढ़ा रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सहज स्वीकार करेंगे। हिंदी हर भारतीय की शक्ति है, हिंदी एक सहज अभिव्यक्ति है, हिंदी की सब करते हैं बात, और हिंदी हम सबकी है अभिलाषा। हिंदी के एक ऐसे पाठक जिन्हें मैंने पढ़ा है लेखक के रूप में, जिनके साथ कार्य किया है एक शिक्षक के रूप में, और जिन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी साहित्यकार रचनाकार को सुन रही हूँ। ऐसे ही स्थानीय संपादक पत्रिका के हमारे बीच जुड़े हुए गोविंद ठाकरे जी। निश्चित रूप से ये बहुत पीक आवर होता है, बहुत ही ऐसा समय है अखबार का जिसमें काम करना और काम के बीच से समय निकालना बहुत मुश्किल का दौर है। लेकिन उसके बावजूद वो हमसे जुड़े हुए हैं, और प्रथम वक्ता के रूप में मैं उन्हें अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा में व्यावसायिक शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। तो मैं चाहूंगी गोविंद ठाकरे जी अपना विचार हम सबके समक्ष रखें। स्वागत है सर आपका। जी जी जी। मैं तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का और हिंदी दिवस पर सभी सुनने वालों का और प्रतिभागियों का, विद्वत वक्ताओं का मैं एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बहुत ही अच्छे अवसर पर, बहुत अच्छे विषय पर यह चर्चा में बहुत ही उपयोगी विषय है। और हिंदी चूँकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, किसी के प्रमोशन की भी मोहताज नहीं है। हिंदी अपनी बढ़ रही है और अपनी रफ्तार से जगह बना रही है। तो हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस हिंदी जिसको हम माँ कहते हैं और हमारी सारी अभिव्यक्त संवाद और सब कुछ हम एक दूसरे से जब बात करते हैं हिंदी में, तो कहने ही क्या, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, तो शब्द हमने इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। और ब्रह्म इसीलिए है कि हम सब कुछ भाषा के ही माध्यम से नएपन का एहसास, हमारी भावनाएं एक दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा सबको पता है कि माँ होती है, और मातृभाषा का तो कोई स्थान कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो अभी डॉक्टर विकेश त्रिपाठी जी ने भी बहुत अच्छी भूमिका रखते हुए अपनी बात रखी, और छत्तीसगढ़ और खासकर छत्तीसगढ़ की जो अकादमिक समाज द्वारा ये आयोजित किया गया है, तो यह समाज या परिवार गठित करने के लिए भी मैं साधुवाद दूंगा आप लोगों को कि आपने एक अच्छा प्रयास किया। मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया है और बहुत काम करने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ मेरे बहुत दिलों के करीब, मतलब क्या कहने कि यहाँ मैंने सब कुछ सीखा है, चलना सीखा है, काम करना सीखा है। इस शहर ने या छत्तीसगढ़ी संस्कृति ने जो हमें एक अलग अपनी ताकत की पहचान कराई है, तो वो छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति और अपनी भाषा ही है, जो हिंदी की जैसी भगिनी बताया विकेश जी ने। तो ये छत्तीसगढ़ की ताकत उसकी अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा है। जैसे आज भी वहाँ का पूरा राजनीतिक परिदृश्य इस भाषा में संवाद करता है। पूरा का पूरा छात्र और शिक्षक और पता नहीं तमाम जो है बाहर के आने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर एकमेक हो जाते हैं इस भाषा से। और ख़ासकर ये अवधि की बहन के रूप में भी पहचानी जाती है। तुलसीदास जी ने जिस तरह से अपनी पूरी रामकथा में, रामचरितमानस में केवल श और श की जगह केवल स का उपयोग किया है, वैसे ही
छत्तीसगढ़ी में हम ह्रस्व मतलब छोटी की मात्रा और साथ में हम केवल सिंपल वाला सरल वाला जो स है वही उपयोग करते हैं। तो ऐसी तमाम खूबियां हैं छत्तीसगढ़ी में। वहाँ किसी को डांट भी दो तो लगता है कि पुचकार रहे हैं। तो ये इतनी तमाम खूबियां जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा इतनी लजीज, इतनी कोमल कि इसमें बात करने में भी चाशनी जैसी जो है महक होती है। और अपनी मिट्टी की सुगंध लिए पूरी संस्कृति है यहाँ की। चूँकि मैंने संस्कृति पे बहुत काम किया है वहाँ पर और मुझे बड़ा लगाव है वहाँ की संस्कृति से। तो आप लोगों का जो प्रयास है खासकर शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट और कम्युनिकेशन की तरफ से जो ये प्रयास है कि आज एक संवाद हो और खासकर हिंदी भाषा में व्यावसायिक शिक्षा की जो बात है, विषय है, मैं विषय प्रवेश करने से पहले एक तो बातें हिंदी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी 14 सितंबर 1949 को अपनी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज भी उसको अकादमिक खासकर तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली का स्वरूप नहीं दे पाए हैं और हम उसमें शिक्षा दे पाते हैं ढंग से ना ही ले पाते हैं, खासकर तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में। ये बहुत बड़ी समस्या है और उसके पीछे बहुत सारी साजिश काम करती रही है। और चूँकि जैसा कि प्रावधान था, मैं उस प्रावधान के पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आज हमने इस पर काम भी किया है और जबलपुर के डॉक्टर व्यवहार राजेंद्र सिंह, ये एक तरह के दूसरे स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने शिकागो में 1975 में मातृभाषा में अपने सनातन संस्कृति का बखान किया था, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की तरह। और उन्होंने हिंदी को फिर एक वैश्विक स्तर पर 1975 में वाहवाही बटोरी थी। तो आज उस खबर को हमने पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पत्रिका और पत्रिका में ये प्रकाशित है, हेडर पे प्रकाशित है, जबलपुर से ये खबर है। और ये चूँकि हमारा मध्य क्षेत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी हम बिल्कुल जबलपुर रायपुर ऐसा दो शहर हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं और संस्कृति में भी लगभग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो मैं मुझे बताते हुए खुशी है कि जबलपुर में और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे हों या तमाम ऐसे साहित्यकार जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत प्रयास किया और हिंदी आंदोलन के अगुवा रहे हैं, वैसे ही जबलपुर में भी कामता प्रसाद गुरु, रामेश्वर गुरु और सेठ गोविंददास, ये ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने संसद में भी आवाज़ बुलंद की और नेहरू जी से टकराने की हिम्मत रखी हिंदी के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये टकराहट जो है मध्य भारत की बाकी भारत से खासकर हिंदी के लिए जो टकराहट थी वो हमारे हिंदी के चाहने वाले और हिंदी को मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की जो चाह थी वो वजह थी। और आप सब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि 1967 में जो संशोधन आया उससे सरकारों की नीयत साफ हो गई कि हिंदी को वो दर्जा देने के पक्ष में हमारी सरकारें, पहले की सरकारें नहीं रही हैं। लेकिन आज ये बहुत साफ हो गया है कि हिंदी ने जो अपनी क्षमता से, अपने दम पर और अपनी ताकत से जो स्थान बनाया है वह अतुलनीय है और हम सब गौरवान्वित हैं उस हिंदी पर जिसने हमें इतना ऊंचा उठाया है कि बाजार इसके बगैर श्वास नहीं ले सकता, चल नहीं सकता। तो एक धड़कन है हिंदी, बाजार की धड़कन है। आज अगर जो हिंदी में संवाद नहीं करेगा वो समय पर राज नहीं करेगा, यह भी जो है उसने हिंदी ने साबित कर दिया है। तो हिंदी के लिए अब जो है ये सब रोड़े, तमाम पुराने रोड़े, 1967 का संशोधन भी जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन
जैसा हमारा विषय है कि हिंदी भाषा में व्यावसायिक शिक्षा, और ये बहुत दुखद बात है। मैं आपको ये बताते हुए मुझे इस बात का मलाल है, दुख है कि मैंने भी विज्ञान की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई हिंदी में करने की कोशिश की थी। मैं बहुत छोटे गांव से आता हूँ, तो वहाँ पर हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई होती थी, और मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी पहली रुचि थी विज्ञान। और जब तकनीकी शब्द आघूर्ण, प्रकीर्णन, इसमें जब उलझ गया मैं, उच्च कक्षाओं में जब मैं पढ़ाई में मुश्किल आने लगी विज्ञान की, तो मुझे रोना आता था कि मैं विज्ञान, हिंदी में मैं विज्ञान की आगे की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये दर्द मेरा अपना भी है, इसलिए मैं अपना इसमें कहीं लिखा हुआ या कहीं अकादमिक में बात करने नहीं आया हूँ। चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, तो हम लोग आँखन देखी ही सारी बातें कहते हैं। तो हमने जो भोगा है, जो जिया है, जो देखा है, वो हम पहले बात करते हैं, लिखा शायद बाद में बात होती है हमारी। तो ये मेरा अपना दर्द भी है कि अकादमिक रूप से जो है हिंदी को वैसा दर्जा जो है वो दे नहीं पाए हैं। आज हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सरकारों पर ये दबाव बनाएं, भाषण में और तमाम संवाद में। आज हिंदी का तो कोई विकल्प नहीं है, और मैंने कहा भी कि जो इस समय संवाद नहीं करेगा, अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाएगा, वो समय से बाहर हो जाएगा, ये भी तय है। तो इसलिए जो है हमें तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमने इस ओर जो है बहुत प्रयास नहीं किए, अकादमिक रूप से बहुत प्रयास नहीं किए हैं। ये जरूर है कि कई विश्वविद्यालयों ने, कई कॉलेजों ने इस पर रिसर्च करवाए हैं। कई एक जगह पर हिंदी माध्यम में कृषि विश्वविद्यालय हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें पाठ्यक्रम शुरू किया है। वो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन बहुत इंडिविजुअल स्तर पर है, बहुत ही व्यक्तिगत या एक संस्थागत रूप से है। लेकिन ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए एक साथ कि हम कोर्ट के निर्णय भी जो है वो हिंदी में ही दिलवाएं। हम और तमाम जो बाधाएं हैं हिंदी को अंग्रेजी की जगह लाने की, वो हम इस तरह से, जैसे ये आयोजनों के माध्यम से और जो भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार विचार करना होगा। मुझे फिलहाल तो इसका कोई समाधान और कोई आयोग गठित हो या राजभाषा आयोग में ये बहुत प्रबलता से इस सुझाव को शामिल किया जाना चाहिए कि अब हमें अकादमिक स्तर पर जो है खासकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, बाकी अकादमिक में तो हिंदी चलती ही है, लेकिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की जो है महत्ता है, तो हमें लगता है कि इसको सहज सरल ढंग से इसमें पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं, और विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम के हैं, और नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है हिंदी को बहुत बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये कितना हकीकत में, वास्तव में इसका उपयोग हो पाएगा, कैसे रिजल्ट ला पाएगा, इस पे संदेह है। क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें बड़ी बाधा हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी हमारे सारे प्रयासों पर पानी फेर देती है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी से प्रेम है, और वो अंग्रेजी पढ़कर ही सामान्य आदमी से सबसे अलग दिखने की जो कोशिश है उनकी, ये साजिश से कम नहीं लगता है। तो हमें ब्यूरोक्रेसी पर जो है ये दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व चाहता है, क्योंकि वो जनता से जुड़ा है, नेतृत्व चाहता है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर कैसे बेहतर ढंग से काम हो, उसमें ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में संस्कृति को पसंद करने वाले लोग, और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में शामिल करना चाहिए। हमारे नेताओं को, हमारे राजनेताओं को, हमारे विधि निर्माताओं को, ऐसा मेरा सोच है। तो आपने समय दिया मैम, और इसमें और भी वक्ता हैं, विद्वज्जन हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम, विकेश जी तो है ही हैं, और जिनेंद्र पारक जी भी हैं, और डॉक्टर आरती तिवारी जी भी हैं। तो आप सबको भी, बाकी सुनने वाले
चाहेंगे कि वो हम भी उनको सुने। तो मैं इस ये अवसर देने के लिए एक वक्ता के रूप में मेरे जो छोटे मोटे अनुभव थे मैंने उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। जी जी हाँ जी मैम। और जी धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए और हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ अकादमिक सोसाइटी का ये प्रयास है कि एक विचार मंथन हो और विचार मंथन से जो विचार हम तक पहुंचेंगे हम उसे कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ कार्य हम कर सकें। और अगले वक्ता के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में मैं मंच पर मतलब आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर डॉक्टर आरती तिवारी जी को अपने विचार रखने के लिए। और हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि जब विशेषज्ञ वक्ता बोल रहे हों तो बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखें ताकि नेटवर्क की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न ना हो। तो मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आरती तिवारी जी। सर्वप्रथम सभी वक्ताओं को नमस्कार। छत्तीसगढ़ अकादमिक सोसाइटी द्वारा आयोजित यह वेबिनार हिंदी भाषा में व्यावसायिक शिक्षा, चुनौतियां और अवसर के अवसर पर उपस्थित इस वेब मंच में मैं डॉक्टर आकांक्षा दुबे, डॉक्टर विकेश त्रिपाठी जी, श्री गोविंद ठाकरे जी, डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, जिनेंद्र पारक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं तथा मैं सभी का अभिनंदन इसलिए भी करती हूं कि आप सब लोग मिलकर एक आवाज उठाने की कोशिश में लगे हैं। आपने आयोजक मंडल ने जो यह विषय या थीम चुना है यह निश्चित रूप से विचारणीय है और इस अवसर पर हिंदी दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सबको प्रेषित करती हूं। आज 14 सितंबर है। हमें अपने देश में हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता हो रही है। हम हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, यह निश्चित रूप से हमारे लिए विचारणीय है। एक हिंदुस्तान आजादी के एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी हिंदी अपना स्तर, अपनी स्थिति मजबूत नहीं। हमें याद दिलाना पड़ता है कि आज हिंदी दिवस है। हमें याद दिलाना पड़ता है कि हिंदी साप्ताहिक दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा सबका दायित्व है कि हम हिंदी को वो पहचान दिलाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, मैं आलोचक भी नहीं हूं और ना मैं व्यावसायिक शिक्षा से भी जुड़ी हूं। एक आम नागरिक की तरह मैंने जो महसूस किया है उस महसूस करने के आधार पर मैं अपने विचार के माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि हमारा यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ विशेषकर बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर छात्रों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें जो माध्यम, जो मटेरियल हिंदी में प्राप्त हो सकते हैं या उनका लाभ जो हिंदी में वो प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट, वो इंग्लिश में उसे कठिनाई होती है। तो हमें आवश्यकता इस बात पर होती है कि ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, इस व्यावसायिक शिक्षा को हम हिंदी के माध्यम से प्रेषित करें। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो एक छात्र को किसी कार्य विशेष के लिए तैयार करती है। या तो वो इलेक्ट्रिशियन हो,
या फिटर हो या वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हो या टेक्निकल कोई भी काम कोर्स कर रहा हो, तो अगर वह छात्र उस विषय में पारंगत होना चाहता है और अगर अंग्रेजी उसके लिए बाधक है, तो निश्चित रूप से हमें हिंदी का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण विद्यमान है और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम व्यक्ति के उस गुणों का निखार उसके समाधान या उसके उचित माध्यम से कर सकें जिसको वो सुगम समझ सके। शायद मेरे हिसाब से आज का छात्र, अधिकांश छात्र, मैं सभी छात्रों के लिए नहीं कह सकती, अधिकांश छात्रों की ये मंशा होती है कि वो हिंदी माध्यम से पढ़ें और क्यों लगता है, उन्हें आसान लगता है और हिंदी से उन्हें बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हो जाते हैं और हिंदी को वो चुनना चाहता है। आज आजादी का एक लंबा समय बीत जाने के बाद हमें यह विचार करना होगा कि हमारे देश में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आखिर ये क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम यहाँ याद करते हैं दो महान विभूतियों को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। और इसी तरह दूसरी महान आत्मा पंडित महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। इंग्लैंड में जाके वो हिंदी में भाषण देते थे और उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया को बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, और वो हिंदी में भाषण देते थे। एक बार का जिक्र आया था कि बीएचयू के किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वहां पर सारे लोग इंग्लिश में अपना वक्तव्य दे रहे थे। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ और उनका जब नंबर आया तो उन्होंने हिंदी में बोलना चालू किया। उनकी हिंदी बहुत कठोर थी और उनके हिंदी के वक्तव्य को सुनकर कुछ लोग एनी बेसेंट और कुछ लोग नाराज हो गए और वो तो मंच से नीचे ही उतर गई। लेकिन गांधी जी रुके नहीं। उनका दृढ़ संकल्प था कि अगर हमें भारत को पहचान देना है तो हमें हिंदी को मजबूत करना होगा। गांधी जी ने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है। विश्व में चाइना में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाली भाषा चाइनीज है, जो चाइना में है, और दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है, जिसका प्रयोग भारत में किया जाता है। ऐसी भाषा जो सुगम है, सरल है, लेकिन साउथ के कुछ राज्यों के विरोध के कारण अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया और अधिकांश विभागों में कार्य अंग्रेजी माध्यम से होता है। लोगों का रुझान आज भी इंग्लिश की तरफ है, अंग्रेजी की तरफ है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन एक कल्पना कीजिए कि चाइना की स्थिति आज कितनी मजबूत है, चाइना कितने सशक्त रूप में उभर रहा है। क्या वहां पर अंग्रेजी बोली जाती है? तो शायद नहीं। लेकिन ऐसे देश जो ब्रिटेन के गुलाम थे, वहां पर अंग्रेजी बोली जाती है और उसमें नंबर आता है भारत का भी। हम ना तो अंग्रेजी समझ सके अच्छे से और ना ही हम हिंदी को मजबूत कर सके। स्थिति यह है कि आज भारत की स्थिति जहां पर होनी चाहिए, हम उससे बहुत पीछे हैं और यही निष्कर्ष पाते हैं कि वास्तव में हमने गांधी जी के उन विचारों की उपेक्षा की है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा माध्यम है जो नैतिकता का संदेश देता है। हिंदी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी में नैतिकता के प्रयोग ने मानव को एक नैतिक प्राणी होने पर मजबूर कर दिया है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, लेकिन यदि उसमें नैतिकता नहीं है तो वह हमारे देश के काबिल नहीं है, वह हमारे देश के लिए सार्थक नहीं हो सकता। हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि जो व्यक्ति में नैतिकता के गुणों का समावेश करता है और हिंदी के माध्यम से हम मानव को श्रेष्ठ मानव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे प्यारा देश है, इसलिए नहीं कि वो मेरा देश है, बल्कि इसलिए कि भारत में मैंने उन उत्कृष्ट अच्छाइयों का दर्शन किया है जो एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिए वह सब भारत में मिल सकता है। तो हम
ये पाते हैं कि आज हम इतना पीछे क्यों हैं। हमसे बाद में आजाद हुए देश हमसे ज्यादा आगे तरक्की कर गए, लेकिन हमारी स्थिति उतनी सुदृढ़ और मजबूत नहीं है। शायद हमारा उत्तर यही होगा, या हमें विचार करना होगा कि वास्तव में गांधी जी के उन आदर्शों की हमने उपेक्षा की है जिसने हमको एक मार्ग दिया, को स्वतंत्रता दी, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलने की हमने कोशिश नहीं की। पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़े, हम अंग्रेजी की तरफ दौड़े, और परिणाम ये निकला कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ गया, और कुछ वर्ग जो अंग्रेजी के समर्थक थे, जो अंग्रेजी अच्छा जानते थे, वो अंग्रेजी की तरफ दौड़ पड़े। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस देश में हिंदी माध्यम का प्रयोग अच्छी तरीके से हो, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर क्षमता है और हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उसे अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वास्तव में कुछ संवैधानिक या कुछ राजनीतिक दबाव के कारण आज हिंदी को वह दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। इस देश के नागरिक होने के नाते आप सबका यह दायित्व है कि हिंदी को वह मुकाम दिया जाए जिससे कि हम अपने अच्छाइयों को, हम अपने देश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा की जो बात हो रही है, छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत है, और आवश्यकता है कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा यहां दी जा रही है या दी जानी है, उसमें हिंदी का प्रयोग जरूर किया जाए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति योग्य है और हिंदी जानने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है। अगर वह किसी चीज का हुनर हिंदी पढ़ के या हिंदी के माध्यम से उस हुनर को प्राप्त कर लेता है, तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, एक अच्छा मैकेनिकल बन सकता है, और इसलिए आवश्यकता है कि हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। मेरा कहना और मेरा अनुभव ये कहता है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूं आपके सामने कि महाविद्यालय का नेक मूल्यांकन 2017 में हुआ, और हमारे यहाँ 3 रिसोर्स पर्सन आए थे जो साउथ के थे। ये मेरी वेदना है, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, मेरी भी एक वेदना है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूं कि 3 रिसोर्स पर्सन आए थे जो तीनों साउथ के थे, और तीनों हिंदी नहीं जानते थे। चिरमिरी एक छोटा सा क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, और हमारे बच्चे भी उसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। उनकी बात ना हमारे बच्चे समझ पा रहे थे और ना हमारे बच्चों की बात वो समझ पा रहे थे। परिणाम और रिजल्ट ये निकला कि हमें जो ग्रेड मिलना चाहिए वह ग्रेड बहुत कम हो गया, और हमें सी ग्रेड प्राप्त हुआ। इस चीज का दुख हमें आज भी है। अगर हमें अपने क्षेत्र को विकसित करना है तो हिंदी की अनिवार्यता को स्वीकार करना होगा, हिंदी को बढ़ावा देना होगा, और जरूरी नहीं है कि हिंदी के प्रयोग से या हिंदी जानने वाला व्यक्ति अज्ञान होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता और वह ऊंचाई का या बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और मैं ये आग्रह करती हूं कि आपने इस मंच के माध्यम से जो बीड़ा उठाया है, अगर इस बात को आप आगे तक पहुंचाते हैं तो वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों के लिए या हमारे देश के लिए एक गौरव की बात होगी, और हमें अपने देश को ही नहीं पूरे दुनिया को ये बता देना चाहिए कि हिंदी में क्या ताकत है और हिंदी में क्या शक्ति है कि हम हिंदी के प्रयोग से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। सिर्फ अंग्रेजी से ही हमारे देश का विकास होगा ऐसा निश्चित नहीं है। और ये इन बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे यह मंच दिया, आपने हमारी वेदना सुनी, आपने हमारी बात सुनी, और मैं आपको फिर से यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मन में छोड़ना चाहती हूं कि वास्तव में क्या हिंदी का विकल्प कुछ हो सकता है। आप इस बात पर चिंतन कीजिए, आप इस बात पर मनन कीजिए और अपनी आवाज उठाइए, ताकि हम हिंदी को जो स्थान देना चाहिए था वो स्थान क्यों नहीं दे पाए, और देर सही अगर अब भी हम
जाग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, तो हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए, हम अपनी भूमिका के माध्यम से हिंदी को वो स्थान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय का चयन किया है, और ये निश्चित रूप से हमारे लिए कारगर साबित होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हिंदी की धन्यवाद मैम जी। अभी आप सभी सुन रहे थे डॉक्टर आरती तिवारी जी को, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, प्राचार्य शासकीय लाहिरी पीजी कॉलेज चिरमिरी कोरिया। और आपको वक्ता के रूप में पाकर हम खुद को कृतज्ञ समझ रहे हैं। आपने अपने विचार रखे। पुनः एक बार आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति शर्मा जी को, प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय दुधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। हर भाषा वंदनीय है, हर भाषा का साहित्य है, और जितना समृद्ध हिंदी साहित्य है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज में मैडम का सानिध्य मुझे मिला है, थोड़ा ही सही, पर पुनः उसे सुनने का एक सुअवसर आज लगा है। तो मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रीति शर्मा जी को अपने वक्तव्य के लिए। बाकी वक्ताओं से मेरा अनुरोध, कृपया अपना माइक। थैंक यू आकांक्षा। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। छत्तीसगढ़ अकादमिक समाज द्वारा आयोजित वेबिनार के आयोजकों को मैं बधाई देते हुए आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर विकेश त्रिपाठी, जितेंद्र पारक जी, गोविंद ठाकरे जी, डॉक्टर आरती जो कि मेरी क्लासमेट रही हैं, हम स्कूल से लेके कॉलेज तक साथ पढ़े हैं, आज उन्हें पाकर मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अदिति अग्रवाल भी शायद आपके आयोजक समिति में है, आयोजक अदिति जी को भी आकांक्षा आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसे मौके पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत सारी बातें मुझसे पूर्व के वक्ताओं द्वारा कही जा चुकी हैं, और हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी जो छोटी मोटी जानकारी है उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। आज वास्तव में जो वेदना आरती तिवारी जी ने हमारे बीच रखी है, वो लगभग सभी या अकादमिक क्षेत्रों में जो कार्यरत लोग हैं, ये उन सभी की वेदना है। क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है या भारत के अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर या तो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं या फिर ज्यादातर हिंदी में बच्चे अपनी बात समझ पाते हैं, और उनके पास बहुत सारी अंग्रेजी के कारण उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके पास साहित्य उन्हें नहीं उपलब्ध हो पाता, और भी अनेक प्रकार की चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, और हर वर्ष 14 सितंबर को देश के लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बताइए, भारतवर्ष में हमें हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसका उद्देश्य भाषा के प्रति लोगों में लगाव उत्पन्न करना, पूरी दुनिया में हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने से पहले ही बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा, ये हम आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा हिंदी के साथ हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष तक राजभाषा के रूप में जगह दी गई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को ही आज तक अपनी राजभाषा बनाए रखा है। हिंदी भाषा को भारत में 3/4 लोग बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी को भारत में 12 राज्यों की प्रथम भाषा और 11 राज्यों की द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इतना सब होने के बाद भी हिंदी अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। आज हिंदी दिवस के पखवाड़े के अवसर पर हमें हिंदी के सबल और कमजोर पक्षों की समीक्षा करना है,
कि कैसे हम सब हिंदी के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये जो 21वीं सदी है वास्तव में कंप्यूटर और इंटरनेट की सदी है। कंप्यूटर आज की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि समय के साथ साथ शैक्षिक प्रणाली में भी परिवर्तन हुए हैं और इस प्रणाली को डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है। इसकी मदद से नई कक्षा के छात्र जल्दी भाषा सीख सकते हैं। आज बच्चा आंखें खोलते ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आंखें खोलते ही वह खुद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करीब पाता है, लेकिन होश संभालते हुए जो शिक्षा प्रणाली उनके सामने पेश की जाती है उनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। आज के दौर में वही भाषाएं जिंदा रहेंगी जो अपने आप को बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी पटल के साथ जुड़ने की क्षमता रखती हैं। किसी भी भाषा की तरक्की का दारोमदार उसके बोलने वालों के ऊपर होता है कि वह किस हद तक अपनी भाषा को बदलते हुए हालातों के साथ खुद को जोड़ते हैं। जैसा सभी ने बताया, एक जमाना था जब हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम स्कूलों की भरमार थी। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के स्कूल प्रणाली में अगर पढ़ने का माध्यम हिंदी नहीं होगा, छात्रों को पहली भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो हिंदी का खोया हुआ रुतबा हम कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे हासिल कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक मत बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन साथ में हिंदी भी तो सिखानी चाहिए, क्योंकि यदि किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना हो तो पहले उसकी भाषा खत्म कर दी जाती है। अगर हम खुद अपनी भाषा को तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, माता पिता को लगता है कि इस प्रतियोगिता के दौर में उनके बच्चे उन बच्चों से पिछड़ जाएंगे जो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं और उनके बच्चों को कोई रोजगार हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सिर्फ वहम है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ वहम है। हिंदी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे किसी अन्य भाषा को नहीं पढ़ेंगे और ना ही इसका ये अर्थ है कि हिंदी पढ़ना रोजगार में सहायक नहीं होगा। रोजगार की समस्या आज हर व्यक्ति की है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो। रोजगार के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग रोजगार के लिए नहीं भटक रहे हैं? फिर हम क्यों इस खौफ में अपनी भाषा छोड़ रहे हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है और उससे कटकर हम अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि भाषा किसी देश की जमीर की आवाज है, संस्कृति का चेहरा है। यदि हम रूसी और चीनियों की तरह अपनी भाषा के महत्व को समझ पाए तो हम भी इससे मोहब्बत करने लगेंगे। बात आज चूंकि हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है, इसलिए मैं कुछ उन मुद्दों पर भी अपनी बात रखना चाहूंगी कि हिंदी शिक्षा के दायरे को फैलाने के लिए हमें उसे घर घर पहुंचाना चाहिए। सरकारी स्तर पर हिंदी के विकास के लिए लैंग्वेज लैब बनानी चाहिए। हिंदी को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रोजगारों से जोड़ना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया या विज्ञापनदाता समूहों को भी हिंदी पर ध्यान देना चाहिए ताकि हिंदी को रोजगार से जोड़ा जा सके। आज के आईटी युग में हमें यह भी आकलन करना चाहिए कि क्या प्राथमिक स्कूलों में दी जा रही शिक्षा वर्तमान आईटी के लिहाज से परिपूर्ण है या नहीं। इसलिए हिंदी के सिलेबस को आईटी आधारित बनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ। और हिंदी सॉफ्टवेयर के विकास में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में वह इसमें पीछे रह गई तो पिछड़ जाएगी। हिंदी के विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को एक मंच पर आकर वर्ष में कम से कम एक बार हिंदी की चुनौतियों और मुश्किलों पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। बेहतर हिंदी शिक्षकों और उसके सेवकों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। हिंदी के प्रति लोगों के संकीर्ण नजरिए को बदलने की जरूरत है। हिंदी का प्रचार प्रसार प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, सिनेमा, हिंदी में शासकीय और गैर शासकीय कार्यों का संपादन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया जाए। साथ ही विदेशी भाषाओं की रचनाओं का
हिंदी में अनुवाद को प्राथमिकता दी जाए। यदि भारत वर्ष को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसे हिंदी को कार्य पद्धति, शिक्षा, ज्ञान, कौशल, व्यापार, मीडिया, बाजार की भाषा बनाना होगा। ऐसा किए बिना ये देश ना तो संपन्न बन सकता, ना समता मूलक, न महाशक्ति और न ही विकसित अर्थव्यवस्था। हिंदी को हमें राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने से पहले उसे जन जन की भाषा बनाना आवश्यक है। हिंदी राष्ट्रभाषा के स्वरूप को अपनाने के लिए जहां चुनौतियां हैं, वहीं कुछ संभावनाएं भी हैं। जरूरत है कि हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाए और इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे हिंदी को विज्ञान, तकनीकी, इंटरनेट के नए साधनों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे इसके उपयोग करने में युवा वर्ग को आगे लाया जा सके। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, हो सकता है आप इस बात से सरोकार न रखें या आप इस बात का विरोध करें, मेरे साथ न हो, लेकिन अभी एक भाषा प्रचलित है इंग्लिश, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिश्रित भाषा के रूप में लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। हिंदी इंग्लिश को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, बल्कि हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हिंदी को सरल और उपयोगी बनाती है, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग को आकर्षित भी करती है। मेरी दृष्टि में मिश्रित भाषा यदि देवनागरी लिपि में उपयोग की जाए तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता को ही जन्म देगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा मैं ऐसा समझती हूं और ऐसा मानती हूं, जैसा अभी कई वक्ताओं के द्वारा ये बातें कही गई, कि कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी का प्रयोग किया ही नहीं जाता। एक बहुत अच्छा माध्यम है सिनेमा, जो हिंदी का जो हमारे यहाँ का बॉलीवुड है, हिंदी में जो फिल्में आती हैं, उसके कारण हिंदी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे अभी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें हिंदी के साथ साथ बहुत सारी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसी चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी में कुछ चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसा अभी किसी वक्ता ने ये भी कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करते देश की अदालतों में हिंदी को जिरह करने और फैसला लिखने की भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। देश में इंटरनेट पर करीब 20% लोग हिंदी में सामग्री खोजते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इस भाषा में अच्छी सामग्री ही उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में भी हमें सोचना होगा कि इस तरीके की चीजें हमें हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए। हिंदी विश्वविद्यालयों की स्थापना, जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की एक स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया जाए और इससे भी हिंदी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ेगा और हिंदी की महत्ता बढ़ेगी। और इसके लिए विभिन्न राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध भी किया जाना चाहिए। अभी एक उदाहरण जो आरती जी ने दिया कि हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ के अधिकांश बच्चे ही नहीं बल्कि कई प्राध्यापक भी ऐसे हैं जो उन्हीं क्षेत्रों से पढ़कर आए होते हैं और उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती। हम देखते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे छात्र होते हैं उन्हें हिंदी में सामग्री उपलब्ध नहीं होती। इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो अनुवादक है वो लिटरेचर को अनुवाद, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो इस दिशा में प्रयास करें कि अनुवादक के रूप में अपने छात्रों को विकसित करने की दिशा में कार्य करें कि वो एक अच्छा अनुवादक बन पाए। और इससे ये होगा कि जो सामग्री अनुसंधान करने वालों को या पढ़ने वालों को जो सामग्री नहीं मिल पाती हिंदी में और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रांसलेटर उनके पास नहीं होते हैं, तो यदि इस तरीके के ट्रांसलेटर हम प्रोड्यूस करें
तो इससे ये होगा कि इस क्षेत्र में जो सामग्री है उसको ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। तो इस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एक बात जो बड़ी मैक के संबंध में आरती जी ने कही, उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैडम, बात ये नहीं है कि हमारे बच्चे हिंदी में बोल रहे थे। हमारे यहाँ तो जब नैक की टीम आई थी तो उन्होंने तो ये कह दिया कि यहाँ के अधिकांश 80% जो प्रोफेसर्स हैं, चूंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती और अगर वो महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और यदि उन्हें हिंदी नहीं आती तो ऐसी ये स्थिति महाविद्यालय के लिए बहुत बेकार है या खराब है। और इस बात पर भी हमारी माइनस मार्किंग हमारे भी महाविद्यालय में हुई थी। तो हिंदी को अगर हमें बढ़ावा देना है, हिंदी को यदि उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, हिंदी को एक सम्मान हमें अगर दिलाना है, तो हमें ये कहना है कि जिम्मेदारी हमारी भी है और हम इस दिशा में कार्य करें। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुए और उन मैसेजेस में ज्यादातर लोगों ने हिंदी को एक अच्छी भाषा के रूप में या हिंदी को बढ़ावा देने के संबंध में बड़ी अच्छी बातें, बड़े अच्छे कोटेशंस दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके कोटेशन कई बार अंग्रेजी में चल रहे हैं। एक दिन भी अगर वो हिंदी का प्रयोग पूरे दिन नहीं कर पाते और हम एक दिन इस तरीके की बातें करते हैं और उसके प्रति अपने आप को अवेयर पाते हैं, लेकिन दूसरा ही दिन होता है और हिंदी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो हमें कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस दिशा में प्रयास करें। और हम चूंकि ऐसे क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, जहां के बच्चों को पूरी तरह से अच्छे तरीके से उन्हें हिंदी भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना या अंग्रेजी माध्यम को सर्वश्रेष्ठ मानना, इस भूल से हमें बाहर निकलना होगा। धन्यवाद। और आपके विचारों के साथ बहुत सारे सुझाव भी हमें प्राप्त हुए। अभी आप सभी सुन रहे थे डॉक्टर शर्मा को, प्रोफेसर समाजशास्त्र शासकीय दुधाधारी बजरंग मोहना स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, और हमारे साथ एक युवा लेखक और माध्यम संस्था के संस्थापक श्री जिनेंद्र पारख जी मौजूद हैं। तो अगले वक्ता के रूप में बिना विलंब किए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने विचारों के साथ। श्री जिनेंद्र जी। जी नमस्कार, मेरा नाम जिनेंद्र पारख है और मैं वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं अपना काम करता हूँ। माध्यम मेरी एक संस्था है और आज हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटे से शहर राजनांदगांव है जो रायपुर से 70 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से आया हूँ। मतलब मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मूल निवासी वहीं का हूँ मैं। और हिंदी के बारे में बोलने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और अंग्रेजी जानना नहीं जानना ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। और आप जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी के साथ बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, आप जर्मनी जानते हैं, जर्मन भाषा जानते हैं, आप पंजाबी जानते हैं, तो आपका सामर्थ्य उतना ज़्यादा बढ़ता है। आपको जितनी ज़्यादा भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, आप उतने मजबूत होते हैं हर दृष्टिकोण से, चाहे आप साहित्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए और चाहे आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से देख लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। हिंदी के बारे में मैं एक अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि जब मैं राजनांदगांव से गया हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, मेरा सब सिलेक्शन हुआ सन 2013 में, तो हमारे कॉलेज में 50% जो बच्चे हैं वो बाहर के हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, मुंबई, अलग अलग महानगरों से हैं। और सामान्य उनकी बोलचाल की जो भाषा होती थी क्लासरूम में या कभी कभी हॉस्टल में, तो वो लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे। जब मैं पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करता था थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने की और मैं दिखावे के लिए अंग्रेजी बोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि अंग्रेजी बोलना कोई श्रेष्ठता का प्रदर्शन होगा। ये पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर तक मुझे लगने लगा और अंत में मुझे 1 साल बाद इस बात का अनुभव हुआ कि ना तो मैं हिंदी ढंग से बोल पाता हूँ, ना लिख पाता हूँ, और ना ही अंग्रेजी लिख और बोल पाता हूँ। जबकि मेरे जो दोस्त हैं जिनको हिंदी नहीं आती वो नहीं बोलते और कोशिश करते थोड़ी बहुत जहाँ जरूरत पड़ती है। और मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलने के चक्कर में मुझे ऐसा समझ आ गया कि सिर्फ उससे मेरा घाटा हो है।
उस समय मैंने ये तय किया कि अब मैं हिंदी में जहां जरूरत पड़ेगी बोलूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा, बहुत अच्छे से सीखूंगा, लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी, जहां जैसा लगेगा, मैं वहां हिंदी में ही अपना काम करूंगा। लेकिन जरूरत की अंग्रेजी मैंने अच्छे से ही 100% सीखी। हम लोग बिट्स पिलानी गए, मॉडल यूनाइटेड नेशन या यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होता है, और बिट्स पिलानी में मैं जिस कमेटी में था, लोकसभा कमेटी में, तो मुझे ऐसा पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिट्स पिलानी है, बहुत बड़ा कॉलेज है, हमारे यहाँ तो सिर्फ 50% बाकी थे, यहाँ तो और बाहर तो एक काम करता हूँ, यहाँ मैं अंग्रेजी बोलूंगा। फिर पहले साल के अनुभव को जब मैंने देखा तो मैंने बोला नहीं, मैं हर हाल में हिंदी में ही अपनी बात को बहुत अच्छे से रखूंगा, चाहे मेरा रैंक लगे या ना लगे। आप मानेंगे नहीं, मेरी कमेटी में 140 बच्चे थे, और 140 बच्चे में फर्स्ट मेरा मित्र आया जो मेरे साथ गया था, शिखर श्रीवास्तव, उसने बहुत मजबूती से हिंदी में अपनी बात रखी। सेकेंड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का आया जिसने अंग्रेजी में अपनी बात रखी, और थर्ड में आया। तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि जिस चीज का आपको भरपूर और बहुत अच्छे से ज्ञान हो, और अगर आपको अपनी भाषा से प्यार हो, क्योंकि उतने समय में मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया था कि हिंदी को समझ पढ़ना कैसे है, अगर पढ़ लिया तो उसको बोलना कैसे है, किस जगह पे उसको कैसे प्रस्तुत करना है, ये सारी चीजें मैं सीखना शुरू कर चुका था। सामान्य तौर पे ये होता था कि स्कूल में हम लोगों को बता दिया जाता था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आपको कविता पढ़ना है, कविता पढ़ेंगे, कविता लिख देंगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे, और अगर उसका अर्थ लिख देंगे तो आपको 4 नंबर और मिल जाएंगे। हमको उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं था। जब अर्थ से मतलब नहीं था तो हमने कभी उस भाषा को, उसके साहित्य को, उसके अंश को कभी प्यार नहीं किया। कॉलेज में आने के बाद मैंने उस भाषा से प्यार करना शुरू किया, और 5 साल में मैंने फिर जहां भी गया, जितने भी आयोजन में गया, जो भी कार्यक्रम में किया, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में अपनी प्रस्तुति दी, हिंदी में अपने लेख लिखे। मैंने अपनी सहूलियत के अनुसार हिंदी को ही ढूंढा हर जगह। तो आज भी मैं हिंदी में ही ज्यादा लिखना पसंद करता हूँ। तो मैं इन सभी बातों से बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी की आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ना तो बहुत अच्छे से हिंदी सीख पाए, और ना तो बहुत अच्छे से हम अंग्रेजी सीख पाए। और हमें सबसे पहले तय करना होगा कि हमें क्या चीज को बेहतर सीखना है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत उपयोगी भाषा है, रोजगार उन्मूलक है, व्यवसाय में बहुत काम आती है। लेकिन अंग्रेजी या हिंदी सिर्फ आपको दिखावे के लिए, झूठे मान सम्मान के लिए नहीं सीखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उस भाषा से आपको प्यार करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्रेमचंद जी की गोदान एक किताब है, एक उनका उपन्यास है। आप गोदान को पढ़ लीजिए, उतनी ही अच्छी लगेगी। और आपको अगर अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है तो आप उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है, द गिफ्ट ऑफ द काउ, आप उसको पढ़ लीजिए, तब भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। अच्छी तब लगेगी जब आप उस भाषा को समझते हैं, जब आप उस भाषा से को जीना जानते हैं आप। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भाषा कोई भी हो, आपको उसे प्यार करना चाहिए। और हिंदी एक ऐसी भाषा है ना, अगर आप उसको समझना चाहें तो उससे अच्छी, आसान और सहूलियत वाली भाषा कोई नहीं है। हर चीज, सारी चीजें बहुत सरलता से उसमें बताई गई है। हिंदी को अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उसको प्यार करना होगा। और जब कॉलेज के बाद मैं 5th ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, तो 5th ईयर में मैं ये समझ चुका था कि हिंदी जो भाषा है वो मैंने अपना इंटरव्यू तक हिंदी में दिया है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी प्रशांत किशोर की एक कंपनी है, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी का काम करती है, वहां मुझे ये सिखाया गया कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, और संवाद का एक बहुत बड़ा माध्यम जो है वो हिंदी ही है। आप देखिए कि जितने बड़े नारे लगते हैं, जितने बड़े स्लोगन बनते हैं भारत में, जिसके आधार पर बड़े बड़े चुनाव जीते जाते हैं, जो हमारे नीति निर्णायक लोग लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, ये सब लोगों से कैसे संवाद करते हैं? हिंदी में ही संवाद करते हैं। विकास की आंधी, इंदिरा गांधी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इन्हीं नारों के आधार पे जन संवाद किया हमारे इतने बड़े बड़े नेताओं ने। तो हिंदी जो है भारत में बहुत व्यापक स्तर पे बोली जाती है और समझी जाती है, बशर्ते आपको इसके मर्म को समझना पड़ेगा। तो जब मैंने आईपैड का इंटरव्यू दिया तो वहां भी मुझे यही सिखाया गया कि आपको हिंदी अच्छी आती है और आप हिंदी सीखने में आपकी ललक है, तो आप हिंदी में ही सारा काम कीजिए। हाँ, कुछ डेटा एंट्री करना है, कोई फाइल रिपोर्ट बना के देना है, तो उतनी अंग्रेजी आपको आना बहुत जरूरी है। तो पहली बात मैं हिंदी दिवस पे पूरी मजबूती से ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी भाषा, चाहे आप हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी भाषा हो, वैसे तो भारत में 400 से ज्यादा भाषाएं हैं। सहूलियत के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। जो भी भाषा है, आप अपनी भाषा से सबसे पहले प्यार कीजिए। हिंदी से प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी से कतई या किसी भी दृष्टिकोण से आप उसके प्रति कोई घृणा की भाव रखें, या
इसका उल्टा भी मैं देख लेता हूँ, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंदी बोलता है वो किसी भी तरीके से आपसे कोई कम है, या किसी भी दृष्टिकोण से आप उसको कोई तुच्छ या हीन भावना से देखेंगे। हिंदी अंग्रेजी दो अलग भाषा है, आपको दोनों अपनी सहूलियत और जरूरत के अनुसार सीखना होगा। हिंदी जो है आपको बिल्कुल आनी चाहिए, और अगर पसंद है तो भरपूर आनी चाहिए। अंग्रेजी जो है आपको जरूरत के अनुसार तो आनी ही चाहिए इस देश में, क्योंकि और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदी के लिए आज हम पहले हिंदी दिवस मनाते थे एक दिन का, उसके बाद हम लोगों ने हिंदी सप्ताह मनाना शुरू किया, फिर हमने हिंदी पखवाड़ा शुरू किया जिसमें 15-15 दिन तक हिंदी के आयोजन करने पड़े। इसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि हमने को बहुत ज्यादा व्यवसाय से नहीं जुड़ा। आप देखिए जिन देशों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी का वर्चस्व है या हिंदी बोली या सीखी जाती है वो कौन से देश है? नेपाल है, मॉरिशस है, फिजी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीका है, कनाडा है। और हमारे जो मुख्य व्यवसाय होते हैं, हमारे देश के जो बड़े व्यवसाय होते हैं, वो होते हैं अमेरिका से होते हैं, यूरोप से होते हैं, जापान से होते हैं, जर्मनी और स्पेन से होते हैं। जिन देशों में हिंदी का वर्चस्व है या जहाँ पे लोग बहुतायत मात्रा में हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे लोग हिंदी बोलना पढ़ना जानते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन जिन देशों से हमारा सबसे ज्यादा व्यवसाय है वहाँ पे हिंदी का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, साल में कभी 1-2 संगोष्ठी हो जाती है, आयोजन हो जाती है, जो हमारे लिए गर्व सम्मान का विषय निश्चित है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का अगर मान सम्मान को सही दृष्टिकोण से बढ़ाना है तो आपको हिंदी को रोजगार उन्मूलक बनाना पड़ेगा, उसको व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा। अब मैं व्यवसाय से जोड़ने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरकार के किसी भी शासकीय कार्य कर लीजिए, प्रशासनिक कार्य कर लीजिए, न्यायालय के कार्य कर लीजिए, सारी चीजें जो है लगभग अंग्रेजी में ही होती है। हिंदी में होती है तो बहुत टफ हो जाता है। अगर एक टेंडर भरना है, आपको टेंडर का फॉर्म भरना है, तो उसमें अगर ऊपर लिखा रहेगा कि निविदा की शर्तें क्या क्या है, आप अंग्रेजी में देखिए, उसको समझना सरल है। आप हिंदी में देखिए, वो इतनी कठिन हिंदी में लिखी हुई होती है ना कि आप उसको समझ नहीं सकते। तो आपको हिंदी को जो है व्यवसाय के अनुरूप ढालना पड़ेगा, और जब जहाँ पे व्यवसाय आता है वहाँ पर आदमी हिंदी से अपने करने लगेगा। आदमी को जब पता चलता है कि यार मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, तो वो कुछ भी करेगा, चाहे इंग्लिश की कोचिंग कर लेगा, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो जाएगा, वो इंटरव्यू देके उस जॉब को ज्वाइन कर लेगा। तो हमें हिंदी के भी महत्व को इतना बनाने के लिए, कायम करने के लिए हिंदी को रोजगार उन्मूलक और व्यवसाय से जोड़ने की आवश्यकता है। आप देखिए जैसे कोरोना संकट काल का समय चल रहा है, जितने भी शब्द है, लोग कहते हैं क्वारंटाइन में हूँ, अब मैं इसे कह दूं कि यार मैं तो 14 दिन के संरोध में हूँ, तो किसी को नहीं समझ आएगा। लोग बोल रहे कि यार मैं इसके टच में आ गया था इसलिए मैं 7 दिन के आइसोलेशन में जा रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं 7 दिन के एकांत में जा रहा हूँ, तो उसे लगेगा यार ये क्या बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी दिवस हमें मनाना चाहिए, बहुत गर्व से, सम्मान से मनाना चाहिए, और सिर्फ कोई एक दिन नहीं मनाना चाहिए। आप हिंदी का पठन पाठन करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, लोगों से सुनते रहिए हिंदी में, और बिल्कुल कभी लज्जा महसूस मत करिए हिंदी में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं कभी भी बाहर काम से जाता हूँ, या कोई अधिकारी या कोई भी XYZ आदमी जो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश जानता हो और मुझे मालूम है कि ये हिंदी समझ सकता है, तो वो 4 बार इंग्लिश में सवाल पूछता है तो मैं उसे हिंदी में ही जवाब देता हूँ। मैं कभी नहीं कहता अगर वो मुझसे इंग्लिश में पूछ रहा है और मुझे मालूम है कि वो कंफर्टेबल है हिंदी में, तो मैं उसे हिंदी में ही जवाब देता हूँ, और 5वां सवाल वो हिंदी में आकर जो हमारी बातचीत की अंत होती है वो बहुत अच्छे से हिंदी में ही होती है। लेकिन जहाँ मुझे मालूम है कि सामने वाले को अंग्रेजी जो है हिंदी नहीं आती और उसको अंग्रेजी में ही जवाब देना पड़ेगा ताकि संवाद कायम रहे, तो वहाँ पे मुझे अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी जो है बहुत अच्छी भाषा है। आपको उसको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा समझना चाहिए। आप जितनी ज्यादा इसको समझेंगे उतना ज्यादा आपको इस भाषा से प्यार हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो वातावरण भी सारा हिंदी का है। और और जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर में भ्रमित था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से हिंदी सीख लेंगे तो बहुत सारे आयाम आपके लिए खुले हुए हैं। बस ऐसे आपको साथ में थोड़ी बहुत अंग्रेजी, काम चलाऊ अंग्रेजी तो आपको सीखनी पड़ेगी, आप उससे नकार नहीं सकते। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भाषा जो है आप कभी किसी पर थोप नहीं सकते। सारा विवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप किसी पर कोई भाषा थोपते हैं। आपको उसे समझाना होगा कि हिंदी का महत्व क्या है, और सिर्फ अपने दृष्टिकोण से नहीं समझाना होगा। ये इस तरीके से नहीं समझाना होगा कि भाई ये हमारी मातृभाषा है, हिंदी मेरी माँ है, अंग्रेजी तो दासी है। मुझे लगता है कि ये सब विवाद में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आज के समय में हमें हिंदी भी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए। हिंदी को
हिंदी का जहाँ जितना संभव हो उपयोग करना चाहिए और मजबूती से करना चाहिए। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि उनको हिंदी में बात करने में शर्म आती है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप हिंदी में, आप किसी विदेशी से भी बात करिए, अगर उसको हिंदी समझ आती है तो मजबूती से हिंदी में अपनी मातृभाषा में बात करिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले भाषा से आप प्यार करिए। दूसरी चीज, भाषा को कभी किसी पर थोपिए मत। तीसरी चीज, किसी भी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उससे प्यार नहीं कर सकते। और जब आप उससे प्यार नहीं करेंगे तो आप उसको अपने जीवन में जो व्यवहारिक जीवन है आप उसको नहीं उतार सकते व्यवहारिक जीवन में। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जर्मनी यूनिवर्सिटी में हिंदी की क्लासेस होती है, जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को व्यवहारिक हिंदी सिखाने के लिए वहाँ पे जो हिंदी के स्टूडेंट्स है या भारतीय स्टूडेंट है वो नहीं सिखाते। एक रेडियो है, रेडियो डाउचे वाले, इस रेडियो से बच्चे जो है वहाँ पर हिंदी सीखते हैं। तो मेरा कहना है कि हिंदी जो है बहुत समृद्ध भाषा है। वो हर जगह अपना स्थान ढूंढ लेती है या हर जगह अपना महत्व बना लेती है। इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। लेकिन हमको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी है। जो सामान्य कई काम हो रहे हैं, चाहे न्यायालय में हो रहे, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो रहे, चाहे शासकीय स्तर पे हो रहे, ये भी भाषा जो है इसमें हिंदी का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता। इसको स्वीकार करना होगा। ये कड़वा सच भी कह सकते हो हमारे देश में है, लेकिन जो है उसको स्वीकार करते हुए हमें उतनी अंग्रेजी तो जरूर सीखनी होगी। और ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी पीढ़ी को, चाहे आने वाली कोई भी पीढ़ी हो, कोई इतना मॉडर्न नहीं हो सकता कि आपकी भाषा में आपको लज्जित हो या लज्जा की भावना पैदा कर। जो लोग, मुझे लगता है कि हिंदी भाषा बोलने में, लिखने में, समझने में लज्जा महसूस करते हैं, वो सीधे शब्दों में बेवकूफ है। तो जो लोग समझते हैं आप उनको हिंदी के महत्व को समझाइए कि हमारे मतलब उसके महत्व को समझाइए कि हिंदी अगर आप जानते हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं जानते, लेकिन साथ में अंग्रेजी थोड़ी जाननी पड़ेगी, काम के लायक जाननी पड़ेगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बात को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे फर्स्ट ईयर का कॉलेज में जो भ्रम था हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कि मुझे हिंदी आती है और मैं हिंदी आती है तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये भ्रम मेरा फर्स्ट ईयर में टूट गया। उसके बाद मैंने पूरी मजबूती से इस भाषा पे थोड़ा बहुत अध्ययन किया, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। अंग्रेजी मैंने जरूरतपूर्ति सीखी और मैं अपने अनुभव से इस बात को कह सकता हूँ कि आपको अपनी भाषा में किसी भी दृष्टिकोण से लज्जा कभी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हिंदी इतनी समृद्ध और इतनी मजबूत भाषा है ना कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ दिला सकती है हिंदी। इतने बड़े बड़े साहित्यकार हो गए, इतने बड़े बड़े लेखक हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स है जो अच्छी समृद्ध हिंदी में बनी और करोड़ों का बॉक्स ऑफिस में काम कर ली। कई बड़े बड़े ट्रांसलेटर हो गए हमारे दूतावास में, उनकी आप सैलरी और पैकेज देखेंगे जिनको अच्छी हिंदी आती है। तो वास्तव में अगर हमको इस हिंदी दिवस को सार्थक बनाना है तो हम सही मायने में हिंदी सीखे, हम हिंदी के गहराई में उतरे, हम हिंदी को पढ़े, हिंदी को समझे। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे और जितना अच्छा हम लिखेंगे उतना अच्छा हम बोलेंगे और हम आने वाली पीढ़ी को भी उसमें समझा सकेंगे। आप सबने मेरे विचार को सुना, मैंने भी आप लोगों के विचार को सुना, इन सार्थक विचारों को बहुत कुछ सीखा उससे मैंने, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिनेंद्र जी। और आप उभरते हुए लेखक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में आप अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। विचारों के मंथन के साथ ही अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हमें अंतिम दौर की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन आज का जो चिंतन मनन हुआ है, निश्चित रूप से कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं जिसे हमने नोट भी किया है और आगे इस पर हम कार्य भी करेंगे। 13 वर्षों से मैं पत्रकारिता शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और जो सबसे पहला काम हम करते हैं शुरू के 3 महीने, वो भाषा पर काम करना होता है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से बच्चे पढ़कर आते हैं और जब वो पहली बार आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता का क्रेज है या जो जिस तरह का माहौल है वो हिंदी का है। तो हमें पूरी तरह से उन्हें हिंदी को कक्षा पहली के हिंदी से शुरुआत करनी पड़ती है। हमें बताना पड़ता है कि यहाँ का व्याकरण कैसा है, हमने क्या अक्षर ज्ञान स्कूली शिक्षा में ग्रहण किया है और इस तरह से हम उस पर काम करते हैं। 3 महीने बाद वो बच्चे अध्ययन के और अध्यापन के योग्य हो पाते हैं। जब पत्रकारिता की व्यवसाय संचार का जो माध्यम है इतना वृहद है, इतना विशाल है, जहाँ पर हमको नित्य नए आयाम दिख रहे हैं। हिंदी का जो स्वरूप रहा है निश्चित रूप से ग्राम्य क्षमता दूसरी बहुत, और इसी तरह से आज
तो हम कोशिश ये करें कि जो हिंदी का हम मूल है वो कहीं पर भी विकृत ना हो, उसे हम उसी तरह से स्वीकार करें। उद्घोषक के रूप में मैंने हिंदी उद्घोषक के रूप में ही अपनी पहचान बनाई। मैं अंग्रेजी की उद्घोषणा के लिए कभी नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिंदी के साथ ही न्याय कर पाऊंगी। और मेरी कोशिश भी होती कि जिन छात्रों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यदि उनकी मातृभाषा से उनका बहुत लगाव है, तो सबसे अच्छा माध्यम है रेडियो, क्योंकि रेडियो में भी जितनी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उतना मैं नहीं देखती, वचन के साथ मैं नहीं करूँ। आकाशवाणी केंद्र से हिंदी पर हमें देता है, हिंदी का ही प्रयोग करें। वो मुझे लगता है कि भविष्य को सही और अपनी से आग्रह करूँ कि वे आज के वक्ता रजनी मैम आप अनम्यूट हो जाएं। हेलो आकांक्षा, धन्यवाद। मैं रजनी सेठिया, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। इस एकेडमिक सोसाइटी की मैं मेंबर। आप आज 14 सितंबर हिंदी दिवस पर मैं आप सभी प्रबुद्ध अकादमिक समाज को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज यह वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार के विशिष्ट वक्ताओं और इसके साथ ही साथ इस वेबिनार से जुड़े हुए अपने प्रबुद्ध समाज के सदस्यों का मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज हम हिंदी के प्रसार संवर्धन प्रचार के लिए, इसके साथ ही साथ अपनी शिक्षा जगत से हिंदी को जोड़ने के लिए विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं। इस वेबिनार में हमारे आयोजित विशिष्ट वक्ता श्री गोविंद ठाकरे जी, स्थानीय संपादक पत्रिका जबलपुर का मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हिंदी और उसकी समस्या, हिंदी के संबंध में लोगों की उपेक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। द्वितीय वक्ता डॉक्टर आरती तिवारी, प्राध्यापक राजनीति शास्त्र और प्रचार, शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी का भी मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हिंदी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए कि क्यों लोग हिंदी को लघुता की दृष्टि से देखते हैं, क्यों हिंदी भाषी पढ़े हुए लोगों को अपने में हीन भावना आती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी महाविद्यालय की अपनी समस्या के संबंध में अवगत कराया कि हमने नेक मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय में पूर्ण तैयारी की थी, परंतु हमारा हिंदी भाषी होना ही हमारी ग्रेडिंग कम करने को सहायक हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति न आए, क्योंकि सभी भाषाओं में अपनी क्षमता होती है और भाषा के आधार पर इस प्रकार का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर आरती तिवारी मैडम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय दूधाधारी बजरंग महाविद्यालय का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हिंदी पर अपने विचार व्यक्त किए। ये जितने भी वक्ताओं ने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं किया है, और लेकिन उन्होंने अपनी भाषा के संबंध में लोगों को जागरूक और अपनी भाषा के प्रयोग और उसकी प्राथमिकता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर प्रीति शर्मा ने हिंदी की कमजोरियों को भी उजागर किया है कि हिंदी में क्या कमी है और इसे किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। मैं उनका एक बार फिर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं श्री वीरेन पारक जी, संस्थापक एवं लेखक माध्यम का भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हिंदी के कारण अपनी पढ़ाई के संबंध में कठिनाइयां व्यक्त की और बताया उन्हें। इसके साथ
ही साथ श्री गोविंद ठाकरे जी और श्री वीरेंद्र पारक जी, आप दोनों संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं और आप लोगों के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है। हिंदी के प्रचार एवं संवर्धन में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर आरती तिवारी और डॉक्टर प्रीति शर्मा मैडम, आप दोनों शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके हम अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसके व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा इसको बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे आज की इस वेबिनार का विषय था कि व्यवसायिक शिक्षा हिंदी में, इसकी चुनौतियां और अवसरों। हमें ये ज्ञान है कि व्यवसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में निपुण बनाती है और इस व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति उस कार्य में योग्य होकर स्वरोजगार के साथ साथ और अपने उस व्यवसाय से संबंधित नौकरी को भी प्रमुखता से प्राप्त कर लेता है। परंतु व्यवसायिक शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही होता है, जिससे छात्रों को अध्ययन करने में कठिनाई होती है। व्यवसायिक शिक्षा के अध्ययन की कठिनाइयों के कारण बहुत से छात्र तो एडमिशन ले लेते हैं, परंतु फिर उसकी अंग्रेजी में पढ़ाई की कठिनाई के कारण उसे छोड़ देते हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ती है, फिर वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हिंदी इतनी पुरानी भाषा है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली और भाषाओं में से एक है। यह विश्व की दूसरी भाषा है। इसका प्राचीन साहित्य बहुत समृद्ध है, इसका व्यापक शब्दकोश है, विस्तृत शब्दकोश है। उसके बाद भी क्या कारण है कि हम टेक्निकल की पढ़ाई हिंदी में नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है और उसके समस्याओं को दूर करना है, जिससे कि हमारे छात्र हिंदी में भी अपनी टेक्निकल ज्ञान की पढ़ाई ले सकें और अपने अच्छी से अच्छी कौशल का निर्माण कर सकें। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विकेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ एकेडमी समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। सर, ये आपका प्रयास है, यद्यपि आज के इस वेबिनार में बहुत कम लोग जुड़े हैं, परंतु कोई बात नहीं, हम आगे भी इस प्रकार करते रहेंगे और ये प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, इससे हम निराश नहीं होंगे। आपको हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपके साथ मैं डॉक्टर आकांक्षा दुबे को मैडम को भी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार का सफल संचालन अपनी कुशलता से किया है। और इसके साथ ही साथ एक बात पुनः मैं अपने समस्त वक्ता आदरणीय वक्ताओं का, अपने इस कार्यक्रम के आयोजक विकेश त्रिपाठी जी का और डॉक्टर आकांक्षा दुबे का और इस वेबिनार में सहभागी हुए सभी सहभागियों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि हिंदी के इस वेबिनार में आप सम्मिलित हुए हैं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी स्वाभिमान है, हिंदी हमारी पहचान है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए और हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी वाले हैं, ये हमें गर्व से कहना चाहिए। चाहे कोई भी भाषा का व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो, उसके सामने हमें अपनी लघुता को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यही मेरा प्रण है और यही मैं लोगों से कहती हूँ कि हमें अपनी भाषा पर अभिमान होना चाहिए। धन्यवाद आकांक्षा। आज के वैचारिक मंथन में आप सभी को सुनकर हम अभिभूत हैं और आगे भी ऐसे सुअवसर हमें लगेंगे जब आप जैसे विद्वत जनों का हमें सानिध्य मिलेगा और आपके मार्गदर्शन में हम पल्लवित और पुष्पित होंगे। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ अकादमिक सोसाइटी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा भी। धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार और सभी को धन्यवाद। फिर पुनः मिलने की आशा के साथ छत्तीसगढ़ अकादमिक परिवार, सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। रिकॉर्डिंग लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।